अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। मियां साकिब निसार कहते हैं उन्होंने अपने जाती मफादात से बालातर होकर फैसले किए। नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सोमोटे इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करने और ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने का ऐलान कर दिया। इस बारे में रिपोर्ट देखते हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। तकरीब से खिताब करते हुए सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस का कहना था कि उन्होंने हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक और ख्वाजा सराओं को शनाख्त देने के अलावा निजी अस्पतालों की भारी फीसों और तैयबा समेत घरेलू मुलाजमीन बच्चों का नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम फैसले जाती मफादात से बालातर होकर किए। जजेस को डर और खौफ से बालातर होना चाहिए। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने केसेस का गैर जरूरी इल्तिवा रोकने के लिए जदीद आलात के इस्तेमाल और सोमोटो इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरह मैं भी मुल्क का कर्ज उतारना चाहता हूँ। अदालतों में जेर इल्तिवा 19 लाख मुकदमात का कर्ज उतारूंगा। उनका कहना था कि सिविल इदारों की बालादस्ती होनी चाहिए। बोले मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है, आखिरी दम तक लड़ूंगा। रेफरेंस के बाद जजेस ने गले मिलकर चीफ जस्टिस साकिब निसार को अलविदा किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट रेफरेंस में पुरएतमाद थे। फुल कोर्ट रेफरेंस की तफसीलात जानते हैं। समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, अलविदाई तकरीब थी, तफसील से बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का क्या कहना था इस तकरीब से खिताब में, और नए आने वाले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने क्या इजहार ख्याल किया। देखिए फवाद, नॉर्मली तमाम जजेस इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करते हैं जो भी दस्तयाब हों। आज जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनका कि चंद रोज़ कबल एक इख्तलाफी नोट भी सामने आया था पेशावर वाले वाक़े के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पर एतराज़ किया था कि जिस अंदाज में बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जस्टिस फाजिल साहब के एतराज़ के बाद, उस हवाले से उनका एक नोट सामने आया था। तमाम उसके बाद वो तकरीब में आज शरीक नहीं हुए। नॉर्मली तमाम जजेस शरीक होते हैं। आज 16 जजेस साहिबान ने शिरकत की चीफ जस्टिस के अलावा, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे वो इस तकरीब का हिस्सा नहीं थे। उसकी वजूहात अभी तक सामने नहीं आई कि क्या होंगी, इसलिए हम उसकी वजूहात के ऊपर बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक जज साहब का अपना मैटर है कि वो क्यों नहीं शामिल हुए, वो इस्लामाबाद में थे भी या नहीं। इस वाले से अभी तक ठोस मालूमात अभी तक सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज अपना जो खिताब किया उसमें उन्होंने अपने जो कुछ अहम फैसले थे उनका हवाला दिया और कहा कि उन्होंने तमाम तरह जो फैसले हैं, ख़ासकर जो 184(3) के तहत उन्होंने इक़दाम किए, वो आवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसके हवाले से उन्होंने किए। उनका कहना था कि उनकी कोशिश थी कि जो लोग लुटे पुटे हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके चेहरों पर किसी तरीके से मुस्कुराहट आ जाए। तमाम जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जो कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, उन्होंने भी अपना एक पॉलिसी एक तरह से दे दी कि वो 184(3) का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ उन जगहों पर सो मोटो लिया जाएगा जहाँ पर कोई और चारा नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हसास इदारे हैं, जो फ़ौज है, उनका सिविलियन इदारों में कोई वो किरदार अमल दखल किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होता है, इसको दुनिया में कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता। फ़ौजी अदालतों के बारे में तासुर है कि वहाँ फैसले जल्दी होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बतौर चीफ जस्टिस पूरी कोशिश करेंगे कि जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उनके अंदर फैसले जल्दी हों। साथ ही साथ जब ये रेफरेंस ख़त्म हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे के तासुरात से हम देख रहे थे कि वो बड़े मुतमईन हैं और अपने इस काम के हवाले से जो इक़दाम वो करके जा रहे हैं, जो एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, उस हवाले से तमाम जब वो रेफरेंस से बाहर निकले, जो कोर्ट रूम की बैक साइड है, वहाँ पर सबसे पहले जस्टिस अजमत सईद ने उन्हें बड़े ज़ोर से उनको एक तरह से कह लें कि जफ्फी डाली, उन्हें अलविदा कहा। उसके बाद दीगर तमाम जज साहिबान ने उनको गले लगाया, चीफ जस्टिस को रुखसत किया। उसके बाद वकला की एक बहुत बड़ी तादाद थी वहाँ पर, जो वहाँ पर आई, बाहर के नुमाइंदगान थे, बाहर के मुंतखब अहदेदारान थे। उन्होंने भी बारी बारी चीफ जस्टिस को गले लगाकर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके जो इक़दाम हैं वो हमेशा याद रखे जाएंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस के साथ जो सेल्फियाँ बनाने का दौर था वो भी बहुत चला। वकला ने, सहाफ़ियों ने और कई अफराद जो वहाँ पर लोग आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी जो तस्वीर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बनाई और यादगार लम्हात को कैमरों की आंख में महफूज किया। जजेस की जो फैमिलीज़ हैं वो भी मौजूद थी फुल कोर्ट रेफरेंस में। जो कोर्ट रूम की गैलरी है वो मुख्तस की जाती है जजेस के अहले खाना के लिए। चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान के जो अहले खाना है वो भी इस मौके पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने हमें आगाह किया जुल्करनैन इकबाल।
اپنے آخری مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے دل آزاری پر سب سے معافی مانگ لی. بولے میں آپ سب کی محبتوں کا مشکور ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے اپنے کیریئر کے آخری کیس کے طور پر 18ویں ترمیم کے تحت اسپتالوں کے اسٹرکچر سے متعلق کیس کی سماعت کی. دوران سماعت ریمارکس دیے کہ وہ 20 سال تک اس بینچ کا حصہ رہے ہیں، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ معافی مانگتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ وہ سب کی محبتوں کے مشکور ہیں. چیف جسٹس اپنے کیریئر کا آخری مقدمہ سن کر عدالت سے چیمبر میں چلے گئے. پاکستان کے 25ویں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے 747 روز میں سپریم کورٹ بڑے فیصلوں کے باعث نہ صرف میڈیا بلکہ پوری قوم کی توجہ کا مرکز بنی رہی. عدالت عظمیٰ نے کون کون سے بڑے فیصلے کیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں مہنگے نجی اسکولوں کو فیس میں 20% کمی اور گرمیوں کی چھٹیوں کی آدھی فیس واپس یا ایڈجسٹ کرنے کا حکم دیا گیا. منرل واٹر کمپنیوں کو زیر زمین پانی استعمال کرنے کا معاوضہ دینے کا پابند کیا گیا تو حکومت کو دیامیر بادشاہ اور مومن ڈیم کی فوری تعمیر کا حکم ملا. جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ہی کئی بڑے ناموں کی سپریم کورٹ میں پیشیاں ہوئیں. جیل یاترا بھی ہوئی. نواز شریف، جہانگیر ترین، نہال ہاشمی، طلال چودھری اور دانیال عزیز سمیت کئی سیاسی پہلوان مختلف وجوہ پر اکھاڑا بدر ہوئے. سینٹ الیکشن سے نون لیگ کا باہر ہونا اور نواز شریف کی پارٹی قیادت سے محرومی بھی عدالتی فیصلوں کا ہی نتیجہ. پاک پتہ ناراضی کیس میں بھی جے آئی ٹی نے میاں صاحب کے خلاف فوجداری کارروائی کی سفارش کی. جنوبی پنجاب میں شریف خاندان کی شوگر ملز منتقلی بھی کالعدم قرار پائی. سابق چیئرمین اوقاف بورڈ صدیق الفاروق، سربراہ پی آئی اے مشرف رسول، چیئرمین پی ٹی وی عطا اللہ قاسمی کی تقرریاں کالعدم قرار دی گئیں. چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ہی آصف زرداری کے قریبی ساتھی حسین لوائی، انور مجید اور نثار مورائی بھی سلاخوں کے پیچھے پہنچے. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری، فریال تالپور اور مراد علی شاہ کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوا تو شاہ زیب قتل کیس میں شاہ رخ جتوئی کی نہ صرف بریت کالعدم قرار پائی بلکہ کال کوٹڑی میں بھی جانا پڑا. کرپشن اور قتل کے الزامات میں ایاز نیازی، آصف ہاشمی اور راؤ انوار کی گرفتاریاں ہوئیں. قبضہ گیری کے الزام میں منشا بم اور کھوکھر برادران کی جیل یاترا ہوئی. جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ہی وفاقی وزیر اعظم سواتی کو آئی جی اسلام آباد تبادلہ کیس میں وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کو ڈی پی او پاک پتن تبادلہ کیس میں ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر سپریم کورٹ سے معافی مانگنا پڑی. جسٹس ثاقب نثار کے دور میں سپریم جوڈیشل کونسل نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار عوامی سماعتیں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو عہدے سے برطرف کیا گیا جبکہ سابق جسٹس فاروق عرفان کا ٹرائل آخری مراحل میں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس انور کانسی کو کلین چٹ بھی دی. چیف جسٹس ثاقب نثار کی عدالت میں ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس میجر جنرل فیض حمید، نواز شریف اور عمران خان سمیت کئی بڑے بھی پیش ہوئے. چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے کام کے لیے دن رات ایک کیا. چھٹی والے دنوں میں بھی عدالت لگتی رہی. انتھک کوششوں کی کہانی اسلام آباد سے ذوالقرنین کی زبانی. سال 2016 کے آخری روز 31 دسمبر کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف اٹھانے والے جسٹس ثاقب نثار ایک سال تو معاملات کو معمول کے دھیمے مزاج سے لے کر چلتے رہے، لیکن پھر عمران خان اور جہانگیر ترین نااہلی مقدمات کے فیصلوں کے بعد چیف جسٹس ثاقب نثار کے مزاج، تیور اور رفتار سبھی بدل گئے. 22 دسمبر 2017 کو انہوں نے ضروری عدالتی عملے کی ہفتہ اتوار کی چھٹی ختم کرنے کا انتظامی حکم بھی جاری کر دیا. چھٹی کے روز بھی کام کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ 15 جنوری 2019 تک چیف جسٹس ثاقب نثار نے ملک میں رہتے ہوئے خود صرف 2 ہفتہ وار چھٹیاں کی. صاحبزادے بیرسٹر نجم ثاقب کی منگنی بھی چھٹی کے روز طے پائی، لیکن والد گرامی اس دن بھی عدالت لگائے عوامی مقدمات سنتے رہے. چیف جسٹس ثاقب نثار نے چھٹی کے روز لاہور رجسٹری میں کھلی کچہریاں بھی لگائیں اور سائلین کی داد رسی کے احکامات جاری کیے. 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہی دن میں وفاق اور صوبہ میں پہنچ کر مختلف مقدمات کی سماعت کی. یہ اعزاز بھی جسٹس ثاقب نثار ہی کا ہے. ایک روز کوئٹہ، کراچی اور لاہور رجسٹریوں میں، جبکہ دوسری مرتبہ اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ میں بھی عدالت لگائی. لاہور، کراچی اور اسلام آباد رجسٹریوں میں تو سماعتیں رات گئے تک بھی چلتی رہیں. جسٹس اعجاز الاحسن بھی چھٹی کے روز ہونے والی تمام سماعتوں میں بینچ کا حصہ رہے. اسی لیے تو چیف جسٹس ثاقب نثار نے کئی مواقع پر کہا انہوں نے اپنے اور جسٹس اعجاز الاحسن کے اہل خانہ سے 1 سال کی چھٹی لے رکھی ہے. ذوالقرنین اقبال، سما، اسلام آباد.
वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि कुछ कानून साज ECL से इतने खौफजदा क्यों हैं। बिलावल भुट्टो ने जवाबी ट्वीट किया कि ECL में सिर्फ अपोजिशन अरकान का नाम डालना मजाक है। शेरी रहमान और साद रफीक ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा, चंद कानून साज ECL से इतने सहमे हुए क्यों हैं? उन्हें बैरून मुल्क जाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कुछ तो बाहर जाए बगैर नहीं रह सकते, बास तो अकामे और बैरून मुल्क रिहाइश रखते हैं। क्या कोई इस अजीबोगरीब मामले की वजाहत कर सकता है? बिलावल भुट्टो ने जवाबी ट्वीट में कहा, जाहिर है सेलेक्टेड वजीर आजम इंसानी हुकूक नहीं समझ सकते, सिर्फ अपोजिशन अरकान का नाम ECL में डालना मज़हक़ा खेज है। हुकूमती अरकान तो सफ़र में मसरूफ़ हैं। वजीर आजम वादा याद करें, कहते थे 6 माह तक बैरून मुल्क का दौरा नहीं करेंगे, लेकिन अब तक 7 गैर मुल्की दौरे कर चुके। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने मुराद अली शाह का नाम ECL में डालने को जग हसाई से ताबीर किया। ये भी कहा कि सूबे के मामलात में मुदाखलत ना की जाए। पूरे एक सूबे के CM को, सर्विंग चीफ एग्जीक्यूटिव को आप कह रहे हैं कि आप ECL पे डाले हुए, तो क्या मैसेज मिलता है दुनिया को? सारी दुनिया में इस पर जग हसाई हुई है, इस बात पर को तनकीद का निशाना बनाया गया है। लीगी रहनुमा साद रफीक ने कहा, हुक्मरान मुल्क से खेल रहे हैं, अवाम मायूस हो चुके। मैं हैरान हूँ कि जनाब इमरान खान और उनके साथी पाकिस्तान से किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं और किस तरह अपनी सियासत को खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। उन्हें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। हम अब भी उनको ये मशवरा देते हैं कि वो संजीदा हो जाए। ECL के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं में महाज गर्म है। आए रोज लफ्जी गोलाबारी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जमहूरी, इंसानी या मुआशी हकूक़ पर कहीं से भी किसी तरह का भी हमला हुआ, पीपल्स पार्टी इसका दिफा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में दो टोक अंदाज में कहा कि सिंध के अस्पतालों को छीना जा रहा है। कोर्ट ने फैसला जारी किया है, मेरा नाम और चीफ मिनिस्टर का नाम ECL से हटाने का हुक्म भी दिया है। चीफ जस्टिस साहब ने एक फर्द को बुलाया था जो JIT पे था और उससे पूछा कि आपने किसके कहने पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का नाम इस JIT रिपोर्ट में शामिल किया। आज सुबह वजीर आजम साहब ने ट्वीट भी किया, अच्छा होता अगर वजीर आजम साहब हाउस में मौजूद होता और यहाँ बात करते, मुंह पे बात करते, ताकि मैं मुंह पे जवाब दे सकता। आप पूरा दुनिया घूम रहे हो चंदा मांगने के लिए, आप कहां से 14 बिलियन रुपीस पैदा करेंगे मेरा कराची का NRCVD को चलाने के लिए? इनको गारंटी देना पड़ेगा कि ये 14 बिलियन रुपीस देंगे। सूबे अपने मुआशी हकूक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामान जो है ये भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल करेगा और ये एक तारीखी कामयाबी होगा जमहूरियत के लिए। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का ये कहना है कि एहतसाब का निज़ाम मजबूत होना चाहिए। कौमी असम्बली से खिताब में बोले कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 2 चादरों का सवाल हो सकता है, तो फिर इमरान खान, जरदारी और मियाँ साहब को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जो है वो मजबूत होना चाहिए। अगर उमर फारूक रज़ियल्लाहु से सवाल हो सकता है तो इमरान खान से भी होना चाहिए, मियाँ साहब से भी और जरदारी साहब से। अगर मेरे लीडर पे बात होगी करप्शन की, अकाउंटेबिलिटी से निस्बत होगी, वो जवाब देगा, वो इस ऐवान में भी इंशाल्लाह आएगा। हम कोई मिसाल ऐसे नहीं बनाना चाहते कि मियाँ साहब तशरीफ नहीं लाए तो खान साहब को भी नहीं आना, खान साहब आएंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हम नहीं चाहते वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह निकाला जाए। कौमी असम्बली से खिताब में बोले, आसिफ अली जरदारी को घसीटने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। अपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। फिर नवाज शरीफ को निकाल दिया, ये कोई तरीका गुजरा? ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह निकाला जाए। आज ख्वाजा साद रफीक ने भी कौमी असम्बली इजलास से खिताब किया था और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी को घसीटने वाली बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी।
اور کیا اپوزیشن کا اتحاد عارضی ہے؟ صحافی کا شہباز شریف سے سوال۔ اپوزیشن لیڈر بولے حکومت کو ایسے سہانے خواب آتے رہتے ہیں، اتحاد قائم رہے گا۔ میاں صاحب، حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہوگا یہ عارضی ہے، جلد ہی ٹوٹ جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایسے سہانے خواب تو سب کو ہوتے ہیں صاحب، یہ جو اتحاد ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لانگ ٹائم چلے گا؟ انشاءاللہ بالکل۔ اپوزیشن نے چیئرمین نیب کو ملاقات کے لیے پارلیمنٹ آنے کی تجویز دے دی ہے۔ اپوزیشن ارکان نے چیئرمین نیب سے رابطے میں کہا کہ آپ کے دفتر میں ملاقات نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن نے چیئرمین نیب کو ملاقات کے لیے پارلیمنٹ آنے کی تجویز دی ہے۔ اپوزیشن ارکان نے چیئرمین نیب سے رابطے میں کہا کہ آپ کے دفتر میں ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، سماجی نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان خان، آصف علی زرداری نے بھی یہ کہا تھا کہ چیئرمین نیب کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے اب اپوزیشن نے مشترکہ لاہ عمل اپنا لیا ہے۔ جی بالکل، چونکہ چیئرمین نیب کی جانب سے اپوزیشن رہنماؤں کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان کے دفتر میں آ کر مل سکتے ہیں، لیکن جو اپوزیشن رہنما ہے ان کی جانب سے ایک نئی تجویز سامنے آئی ہے۔ انہوں نے جو چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کے آفس رابطہ کیا اور اس بات پر واضح طور پر معذوری کا اظہار کر دیا ہے کہ اپوزیشن ارکان چیئرمین نیب کے دفتر میں نہیں مل سکتے ہیں، اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس آ جائیں تاکہ ان سے ملاقات ہو سکے۔ اب یہ تجویز باضابطہ طور پر نیب ہیڈ کوارٹر کو پہنچا دی گئی۔ اب یہ فیصلہ چیئرمین نیب نے کرنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس آئیں گے یا ان کے جواب سے اب اس جواب کا جواب الجواب سامنے آئے گا۔ اپوزیشن کی قیادت کی جاتی ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن کو نیب کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر کافی تشویش ہے، تو یہی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اب وہ تشویش دور کرنی ہے تو چیئرمین نیب جو ہے وہ پارلیمنٹ تشریف لے آئیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ نواز شریف سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن حکومت صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا اور بہت جلد عوام میں ہوگا۔ جیل کی ملاقاتوں کا احوال عارف ملک کی رپورٹ میں۔ جیل میں قید نواز شریف ملک کی معاشی صورتحال پر پریشان، پارٹی رہنماؤں سے سیاسی حالات پر گفتگو، بہت جلد جیل سے نکل کر عوام میں آنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ نواز شریف نے کہا کہ ترقی کے دعوے داروں نے کسانوں کو تباہ کر دیا، عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، حکومت اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے میں لگی ہے۔ جیل میں ملاقات کرنے والے رہنما نواز شریف کی صحت سے متعلق بھی فکر مند دکھائی دیے۔ میاں صاحب کی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے، ان کا پورا علاج ہونا چاہیے۔ مریم نواز ملاقات کے لیے آئیں تو متوالوں نے پرزور نعروں سے استقبال کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حکومتی پالیسیوں پر بھی تنقید کرتے رہے۔ امیر مقام نے تو آئندہ سال ہی انتخابات کی پیش گوئی کر دی۔ 2020 دوبارہ مینڈیٹ کے لیے لوگوں کے سامنے پیش ہوں گے۔ جنہوں نے بیٹ پر بھی مہر لگایا وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو یاد کر رہے ہیں۔ نواز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر اور عبدالقادر گیلانی بھی شامل تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے جیل میں رہنے کے فوائد بتا دیے، ان عناصر کا شکریہ بھی ادا کیا جن کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں۔ جب آدمی جیل میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت ہوتا ہے۔ عام حالات میں ہم جتنے لوگ ہیں پولیٹیکل، ہمارے پاس کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ سیاسی مسائل، عوامی مسائل، وہ ایک ہے نا جی ایک مصرع کے گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ مجھے جناب اسپیکر 12 سال کے بعد بریک ملی ہے جیل کی۔ تو میں اس بریک کو انڈیڈ انجوائے کر رہا ہوں۔ سوتا بھی ہوں، کھانا بھی ٹائم پہ کھاتا ہوں، نماز بھی ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا۔ تو میں شکر گزار ہوں ان عناصر کا جن کی مہربانی سے میں اور میرا بھائی جیل میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بدین میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ سب صدر زرداری صاحب کو سننے آئے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-3 باتیں کہہ دوں۔ ذکر کیا گیا ہے ادھر جو کہا ہے کہ جی پانی کی کمی بدین بالکل ٹیل پہ ہے،
और इस कमी को पूरा करने के लिए सदर जरदारी साहब की हिदायत पे हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शाखों को पक्का करने का, लाइनिंग का शुरू किया है। इंशाल्लाह ताला बदीन ज़िले में हम डिटेल ले लेंगे। वो प्रोग्राम हमारा है, उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि यहाँ पे वो पानी का मसला हल हो सके। एक इस्माइल राव साहब ने कहा है, तो मैं सदर साहब की इजाज़त से कहना चाहता हूँ कि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम से बात करूँगा कि बदीन के अंदर एक कैंपस शहीद फाजिल राव साहब के नाम पे बनाए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, और इसके अलावा भी जो मसाइल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बदीन में जलसे से खिताब कर रहे हैं। कहते हैं कि वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि CEC का इजलास बुलाएं। सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा, मुल्क में भूख व इफलास है, अब बातों से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस नाकाम हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से माजी के मुकाबले में 77% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कमी आई है। इसका हिसाब कौन देगा? स्टेट बैंक की रिपोर्ट के पिछले अरसे में तकरीबन $3.25 अरब स्टॉक मार्केट से निकाले जा चुके हैं। पिछले 5 माह में तो ये फरिश्ते हुकूमत कर रहे थे, ये काबिल लोग हुकूमत कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? सवाल इस नाकाम हुकूमत से पूछ रही है। आज इस मुल्क में बेरोजगारी है, भूख है, अफलास है और मईशत का बुरा हाल है। कौन से उन्होंने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए कुछ काम भी करें। बातें करने से काम नहीं होता, काम करना पड़ेगा आपको, वजीर आजम साहब को भी और उनकी काबीना को भी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकान की रुकनीत मुअत्तल। सिंध असम्बली इजलास में कोरम पूरा न हो सका। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। कोरम ही पूरा ना हुआ, सिंध असम्बली का इजलास शुरू होते ही पीर तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास खत्म होते ही तनकीदी प्रोग्राम का आगाज हुआ। अपोजिशन जमातों ने सिंध हुकूमत पर जमकर गोलाबारी की। आज उनको पता था कि अगर अपोजिशन के ज्यादा लोग होंगे तो जो हम ये सेंसर के लेके आ रहे हैं मूव, उसके ऊपर इन्होंने हारना था, तो उन्होंने एक राह फरार इख्तियार की, जमहूरियत का कत्ल किया, अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा नहीं किया। बिलावल जरदारी साहब, इतने भी आप मासूम नहीं हैं। आप इतने मासूम भी नहीं हैं कि आपको पता ना चले कि असेंबली में किस तरह के रूल्स और रेगुलेशन है और किसने कोरम पूरा करना है। जवाब में सईद गनी आए और PTI पर खूब लफ्जों के तीर चलाए। ये चले जब तक चल सकते हैं, लेकिन इनका हाल नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं, ये अपने जिस्म पर कुल्हाड़े मार रहे हैं। सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में 52 अरकान गोशवारे जमा न कराने के बायस मुअत्तल हो गए थे, जिनमें 42 सिर्फ हुकूमती जमात पीपल्स पार्टी के हैं। गुज़िश्ता रोज भी इजलास 2.25 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ था, जिस पर आगा सिराज दुरानी ने आते ही अरकान की खिंचाई की थी। बुलेटिन में अभी शामिल करते हैं न्यूज अपडेट्स। कराची में घरों के बाहर बंधे पालतू बकरे भी मुल्जिमान से महफूज न रहे। कार सवार मुल्जिमान ने बकरा चुराया और फरार हो गए। CCTV फुटेज ने पूरी वारदात बता दी। और चेयरमैन PCB एहसान मानी ने कहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बातचीत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ भी बातचीत जारी है। हॉकी वाले ग्रांट मांगते हैं लेकिन प्लान नहीं बताते। और अब आपको बताएं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख नैब की कारकर्दगी पर सख्त नाराज हैं। रिमार्क्स दिए कि नैब के तफ्तीशी ऑफिसर नाअहल हैं, काम करना नहीं आता, दफ्तर में बैठे रहते हैं। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। नैब वाले सिंध में क्या काम कर रहे हैं? इतनी गड़बड़ है, शहर बुरी हालत में है, दफ्तर में बैठकर काम करते हैं, जाए बकुआ पर नहीं जाते। नैब के तफ्तीशी अफसर नाअहल हैं। चीफ जस्टिस से जस्टिस अहमद अली शेख गुस्से में आ गए, रिमार्क्स दिए। सबसे ज्यादा बुरी हालत नैब सखर की है।
नैब के तफ्तीशी अफसर से कहा, केस मेमो बनाकर दिखाएं, कुछ आता भी है आपको या नहीं, सारा काम किससे करवाते हैं। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, महकमा तालीम में करप्शन के मामले पर एक मुलजिम ने प्ली बार्गेन की दरखास्त दी। चीफ जस्टिस ने कहा, करोड़ों की करप्शन और सिर्फ 5000 वापस लिए। नैब ने स्पीकर आगा सिराज दुरानी के आबाई इलाके गढ़ी यासीन में तरक्याती मंसूबों में करप्शन की निशानदेही की तो इंक्वायरी रिपोर्ट मांग ली गई। 5 मार्च को महकमा तालीम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर महकमों में करप्शन के मामले पर तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स लूट मार में मसरूफ हैं। मॉडल कॉलोनी में एक और वारदात सामने आ गई है। शहरियों को घर के बाहर लूट लिया गया। मजीद बात करेंगे शाहनवाज अली से। शाहनवाज, वारदातों में इजाफा हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है कि कराची का इलाका है मॉडल कॉलोनी, जहां शीट नंबर 7 के अंदर एक घर के बाहर खड़े शहरी को लूट लिया गया है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी समा को मौसूल हुई है। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि पहले मुल्जिमान गली के अंदर चक्कर लगाते हैं, फिर जहां उनको नजर आता है कि कोई खतरा नहीं है, वो आराम से आते हैं। जो घर के बाहर एक शहरी खड़ा है, इसकी कार के अंदर बैठा हुआ था, उससे लूट मार करते हैं और फरार हो जाते हैं। वाकई की इत्तला मॉडल कॉलोनी थाने में दे दी गई है। ताम मुल्जिमान के चेहरे वाजे होने के बावजूद भी मुल्जिमान अभी गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। ठीक है शाहनवाज अली, आपका शुक्रिया। लापता 18 बच्चे बाजियाब नहीं हो सके। सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई। पुलिस ने नाकामी का एतराफ भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। लड़नाबाद 3 नंबर तो पानी लेने गया मेरी बच्ची, पानी लेने गया तो दोबारा घर भी नहीं आया। उस वक्त क्या उम्र थी बच्ची की? 13 साल। सिंध हाई कोर्ट में लापता बच्चों की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। पुलिस ताहाल 18 बच्चों की बाजियाबी में नाकाम है। रिपोर्ट में एतराफ कर लिया। गुमशुदा बच्चों के वालिदैन ने अदालत में इल्तिजा की, हमारे बच्चे बाजियाब नहीं होते तो हमें मार दिया जाए। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि बार बार हुक्म देने के बावजूद बच्चों को बाजियाब नहीं कराया जा रहा। DGCIA आरिफ हनीफ ने बताया, एक बच्ची आसमा के बारे में मालूम हुआ है, वो बलूचिस्तान में है। इन्फॉर्मेशन मिली थी, जैसे आसमा थी, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, साइमा की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो बलूचिस्तान में उसका मोहम्मद में है। तो हमने वहाँ पुलिस पार्टी भेजी है। वहाँ रिपोर्टेडली ये है कि वो अपनी माँ से रास्ते में है। डायरेक्टर FIA अमीर शेख ने कहा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बच्चों की बाजियाबी के लिए काम कर रहा है। हमने बताया कि जिनके बी फॉर्म है 18 में से 2 को हमने चेक कर सके हैं, बिकॉज उनके बी फॉर्म हमारे पास है, तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास नहीं मिली। सो विच मींस दे हैव नॉट लेफ्ट पाकिस्तान थ्रू एयर। अदालत ने पुलिस को लापता बच्चों का मुकम्मल नादरा रिकॉर्ड FIA को देने की हिदायत के साथ साथ पुलिस और FIA से लापता बच्चों से मुताल्लिक 31 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। कराची का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुद्दतों बाद अब मुकम्मल तो हो जाएगा, लेकिन बसें कौन देगा? वजीर ट्रांसपोर्ट की जेर सदारत इजलास में मेयर कराची ने कहा कि उनकी इत्तलात के मुताबिक विफाकी हुकूमत बसें नहीं दे रही। संजय साधवानी से बात करेंगे। संजय, सूबाई हुकूमत विफाकी हुकूमत को देख रही है, विफाकी हुकूमत को दावे याद ही नहीं, बसें आएंगी कहाँ से इस प्रोजेक्ट के लिए? जी बिल्कुल, कुफर टूटा खुदा खुदा करके ये अब तो ग्रीन लाइन की सड़क जो है वो तो बनने के करीब है, मगर अब दूसरा मसला कराची वालों के सामने आएगा, वो होगा बसें खरीदने का। वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने हैं और बसें खरीदने का जिम्मा एक दूसरे पर डाल रही हैं। वजीर आला सिंध कहते हैं कि मुझे इमरान खान वजीर आजम ने कहा कि बसें हम खरीद कर देंगे, जबकि वजीर ट्रांसपोर्ट की भी यही इतलात है कि जो वफाक बसें देगी। मगर जो इजलास हुआ वजीर ट्रांसपोर्ट की सदारत में, वहाँ पर मेयर कराची वसीम अख्तर एक अनोखी खबर ले आए हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि वफाक मेट्रो ग्रीन लाइन के लिए जो बसें हैं वो नहीं दे रही, बसें आप खुद खरीदें, वफाक के इंतजार में ना रहें। तो वजीर ट्रांसपोर्ट ने उस इजलास में जवाब दिया कि वफाक ने हमसे वादा किया था कि बसें हम देंगे। ठीक, यानी कि इस इजलास में मेयर कराची ने ये मशवरा दिया है कि आप खुद बसें खरीद लें, इंतजार में ना रहें। संजय साधवानी, आपका शुक्रिया। लाहौर में गैस की फराहमी मुअत्तल होने पर शहरियों ने एहतजाज किया। टायर जलाकर फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी और सुई नॉर्दर्न के खिलाफ खूब नारे लगाए। देखते हैं जहांगीर खान की रिपोर्ट। गैस का बिल तो हर महीने आता है, लेकिन चूल्हों में गैस क्यों नहीं आती? शहरी बर्तन उठाकर सड़कों पर निकल आए। गैस की बंदिश के सताए अवामी कॉलोनी के मकीनों ने टायर जलाए और फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन कहते हैं गैस बंद हुए मुसलसल 3 दिन हो गए, लेकिन हुक्काम इनकी शिकायत ही नहीं सुनते।
5 मिनट के लिए आती है, वो कहाँ से आ जाती है? बंद कर देते हैं, जानबूझ के बंद कर रहे हैं। सुबह बगैर रास्ते के स्कूल जा रहे हैं बच्चे। एहतजाज के बायस फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस ने गैस बहाल कराने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। सरगोधा में गैस की लोड शेडिंग से तंग आई अवाम का पारा हाई हो गया। परेशान शहरी बर्तन उठाकर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए भलवाल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। नईम खान की रिपोर्ट। सरगोधा में गैस की लोड शेडिंग, चूल्हे ठंडे हुए तो परेशान हाल शहरी बर्तन उठाए सड़कों पर निकल आए। सरगोधा रोड पर मुजाहिरीन ने एहतजाज किया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही, लोगों के घर में चूल्हे बिल्कुल बंद पड़ चुके हैं और लोग मजबूर हो गया कि वो बाहर से जाके खाना लेके आ रहे हैं। यहाँ पे गैस का मसला बहुत ज्यादा बना हुआ है। जब सुबह स्कूल बच्चे जा रहे होते हैं तो गैस बिल्कुल नहीं होती है, दोपहर को भी गैस कोई नहीं अवेलेबल होती और सारी रात गैस नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सार्फिन बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है। गैस की बंदिश के बायस बच्चे भी बाहर का खाना खाकर तंग आ गए। सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, मम्मा कहते हैं गैस नहीं आ रही है नाश्ता, इसलिए लेट हो जाता है। शहरी कहते हैं हुकूमत गैस लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात को यकीनी बनाए। नईम खान, समा, सरगोधा। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको बदीन लिए चलते हैं। आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। जिए फजलाओ, जिए भुट्टो। मुझे बड़ी इस बात की खुशी होती है जब मैं राव साहब से मिलता भी हूँ और हमने कोशिश करके और हमारे काका कृष्ण ने कोशिश करके राव साहब को हमारे करीब किया और पार्टी में मधु किया और वो उन्हें एग्री किया और वो पार्टी में आए, इसलिए कि इनकी सोच, इनके वालिद की सोच, मेरे वालिद की सोच, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच, बीबी रानी की सोच, हमारी सबकी सोचें एक जैसी हैं। हमने हमेशा गरीब का साथ देने की बात की है और दिया है। गरीबों के हक के लिए भुट्टो साहब ने शहादत कबूल की। फाजिल राव साहब को भी किसी कॉन्स्पिरेसी के जरिए शहीद किया गया और बीवी साहिबा को भी कॉन्स्पिरेसी के वजह से शहीद हुई। और कॉन्स्पिरेसी सिर्फ अवाम के खिलाफ है, कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ नहीं है, कॉन्स्पिरेसी अवाम के खिलाफ है। ये अवाम को हक नहीं देना चाहते। अभी इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है, इसलिए कि प्लॉट तो ख़त्म हो गए, ज़मीनें पूरे पाकिस्तान की ख़त्म हो गई, अब बाकी बचे हैं कोई गैस, कोई ऑयल, कुछ ये ज़ख़ीरे। अब ये चाहते हैं कि वो भी ले लें। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना दीवार से मत लगाओ, इतना दीवार से मत लगाओ। ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी, इसलिए कि सिंध की अवाम बहुत बाशऊर है, वो समझती है उनका हक क्या है और पाकिस्तान की अवाम भी समझती है कि उनका हक क्या है। आप समझते हैं कि केपी के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को, या बलूचिस्तान की अवाम मानती है आपके इलेक्शन को, पंजाब के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को? कोई नहीं मानता। हर गरीब आदमी जो है वो आपको हाथ उठा के बदवा दे रहा है, इसलिए कि हर चीज़ की, हर अशिया की कीमत जो है वो 50% आपने बढ़ा दी। आते ही आपको पता ही नहीं है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, आपको टेलीविज़न बता रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है। अरे वो जालिमों, हम तो डॉलर पे
महीने महीने में पहले नजर रखते थे कि कहाँ जाएगा। बिजली का 1 सेंट बढ़ाने के लिए मुझे मेरा मिनिस्टर फोन करता था, चाहे कि मैं अमेरिका में हूं, और मैं उसको कहता था कि कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हम खसारे से गुजारा करेंगे। तो हमने हुकूमत चलाई भी, मुल्क बनाया भी, मुल्क को ऐसे ऐसे काम करके दिखाए जो दोस्तों ने सोचा नहीं था। किसी ने नहीं कहा था मुझे कि बलूचिस्तान से माफी मांगो, मगर मेरा ज़मीर, जिसमें भुट्टो साहब का ज़मीर, बीबी साहब का ज़मीर और फाजिल राव का ज़मीर वो जिंदा है, उसने कहा था कि माफी मांगा से जरदारी इन बलोचों से। इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट में और आम अवाम का फर्क है। जो आम सोल्जर है वो हमारे साथ है, वो तनख्वाह की वजह से हुक्म पे आगे जाता है, बेचारा कुर्बानी भी देता है, शहादत भी लेता है, मगर वो मेंटली आपके साथ नहीं है। आप कुछ भी कह लें, वो सिर्फ पेट की वजह से आपके साथ। और हर जगह अब पेट के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। अब सफेद पोश लोग जो हैं वो रेडियो लगाने पे मजबूर हो रहे हैं। तो आप सोचें, समझें, बैठें, सीखो। अगर नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। सीखने में तो इतनी देर नहीं लगती, मगर इनको सोच ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है, ये अवाम से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। ये अवाम से ना आए हैं, ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। और मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप, और सुन ले पूरा पाकिस्तान, कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब ये हुकूमत इतने अरसे रहनी नहीं है, तो आप समझो तो सही कि इसलिए कि इतने आपके अब स्कैंडल निकल रहे हैं कि मैं तो समझ नहीं सकता कि इतने स्कैंडल आए कहाँ से, ये छुपाए कैसे हुए थे आपने। हमारी पब्लिसिटी निकलती है, आपका स्कैंडल होता है। हम पे आप पब्लिसिटी कराते हैं अपना आपका स्कैंडल छुपाने के लिए। ये सारा ड्रामा मुझे अब समझ आया कि आपने अपने स्कैंडल्स छुपाने के लिए किया हुआ था। ये इंसाफ पार्टी, ये फलाना पार्टी, ढिमकाना पार्टी, ये सारा अपना जो आपने खैरात से, लोगों की खैरातों से गबन किया हुआ है पैसा, उसको छुपाने के लिए कर रहे हो। कब्र तो पूछेगी, मगर इंसान जात भी पूछेगा तेरे को दुनिया में, याद रखना। तो मेरे दोस्तों, हमने हमेशा इन 10 सालों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की खिदमत की है, जमहूरियत की खिदमत की है, और सिंध की खसूसी तौर पे खिदमत की है, इसलिए कि सिंध की हुकूमत हमारे हाथ में थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बाय रोड आया हूँ, मुझे खुशी हुई है रोडों को देख के। जब मैं काम होता हुआ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान 5 साल नहीं निकालेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।